आप सभी सुधी दर्शकों का आज की इस नाट्य संध्या पर भारतीय नाट्य अकादमी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दर्शकों, अकादमी के उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन देने तथा स्थानीय रंगकर्मियों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा प्रदेश के बाहर अन्य जनपदों को रंगकर्म को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय नाट्य अकादमी द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 20 प्रस्तुतिपरक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है, जिसमें से प्रथम चरण में 10 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है, जिसमें से 7 कार्यशालाओं का आयोजन विभिन्न शहरों में जैसे आगरा, मथुरा, पटना, भागलपुर, रुद्रपुर, कानपुर और कुशीनगर जैसे शहरों में हो चुका है। और आज हमारे इस लखनऊ शहर में इस श्रृंखला की 8वीं कार्यशाला के अंतर्गत तैयार की गई नाट्य प्रस्तुति का मंचन आपके समक्ष प्रस्तुत है। दर्शकों, आज का नाटक कथारंग है, जिसका आलेख एवं निर्देशन किया है अभिषेक तिवारी जी ने, जो कि भारतीय नाट्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर डाल दें या स्विच ऑफ कर दें। तो प्रस्तुत है अभिषेक तिवारी दिग्दर्शित नाटक कथारंग। आज मिस्टर शामनाथ के बॉस यहाँ बॉस की दावत थी। शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का झूला बनाया और पाउडर में, और शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूकते हुए चीजों की लिस्ट हाथों में लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते सारी तैयारियां मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, टिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे पहुंच गए और ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलकों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? एक काम करो, इन्हें इनकी सहेली के घर भेज दो। चाहे तो रात भर वहीं रहे, नहीं तो कल आ जाएं। नहीं, मैं नहीं चाहता उस बुढ़िया का आना जाना फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, उससे पहले अपना काम निपटा लें। जो वो सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो उनसे कह देंगे कि अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लें और मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या कहें कि बैठी रहें, सोए नहीं, और क्या। और जब वो फिर भी सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, और 11-11 बजे तक तो तुम्हारी ड्रिंक ही चलती रहती है। अच्छा भला ये भाई के यहाँ जा रही थी, तुमने यूं ही अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ बेटे के बीच में मैं क्यों फंसूं? तुम जानो वो जाने। सुनो, मैंने सोच लिया, माँ के पास चलो। माँ, आज तुम जल्दी खाना खा लेना, मेहमान 7:30 बजे तक आ जाएंगे। आज मैं खाना नहीं खाऊंगी बेटा। तुम तो जानते हो, जब ये मांस मच्छी बने तो मैं खाना कहाँ खाती हूँ। जो भी है अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग वहाँ बैठक में बैठेंगे और तुम यहाँ बैठना। फिर जब हम लोग यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। अच्छा बेटा। और माँ, जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। बेटा, इसमें मैं क्या करूँ? ये मेरे बस की बात तो है नहीं। जब से बीमारी से उठी हूँ, रात से सांस ही नहीं ले पाती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, लेकिन उनकी उधेड़ बुन खत्म ना हुई कि अगर बॉस यहाँ आ गए तो बॉस के साथ 8-10 मेहमान, उनकी बीवियाँ, कोई भी गुसल खाने की तरफ आ सकते हैं। मिस्टर श्यामनाथ क्रोध से झुंझलाए। माँ, यहाँ बैठो आगे।
अरे माँ ऐसे नहीं बैठती है, तुम्हारा बिस्तर नहीं है, पैर नीचे करो। और खुदा के वास्ते ऐसे नंगे पाँव ना आना, और ना ही अपनी खड़ाव पहन के आए, तुम्हें खड़ावड़ा उठा के हम फेंक देंगे किसी। कपड़े कौन से पहनोगी? जो ये है बेटा, यही पहनूंगी, वरना जो तुम बोलो भैया वो पहन लूं। कोई शॉल है, लोई है? शॉल, लोई। जाओ पहन के आओ। यार ये माँ का झमेला ही रहेगा। कोई ठीक ठाक बात हो तो कहूं, अभी कोई उल्टी सीधी बात हो जाए, बॉस को बुरा लग गया तो सारा मजा जाता रहेगा। कोई चूड़ी वूड़ी है माँ, जेवर वेवर है? जेवर कहाँ से लाऊं बेटा, सारे जेवर तो तुम्हारे पढ़ाई में बिक गए। यार ये कौन सा राग लगा दिया? सीधा सीधा कह दो नहीं है जेवर बस, और इससे पढ़ाई का क्या ताल्लुक? जो पैसा लगा तो उससे यार कुछ बन गया हूं, घुइयां तो नहीं छील रहा हूं। जितना पैसा लगा है ले लेना हमसे। बेटा तुमसे मैं जेवर लूंगी, हमारी जीभ जल जाए। अगर होता तो लाख बार पहनती बेटा। बट और बॉस आए तो उनके सामने कुछ बोलना, ऐसी गूंगी बन के ना बैठी रहना। कुछ पूछे तो जवाब देना, इज्जत रख लेना मेरी। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, मैं ना पढ़ी ना लिखी। तुम अपने बॉस से बोल देना माँ गांव की है, वो अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, तो नहीं पूछेंगे। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर बॉस सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो माँ क्या जवाब देगी? माँ का जी चाहा कि पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे का हुक्म कैसे टाल सकती? चुपचाप कुर्सी पर टांग लटकाए वहीं बैठी रही। शामराजी ने व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। बहुत खूबसूरत पार्टी रखी है आपने शामराज। अरे बहुत दिनों बाद दिल खोला है। भाई मजा आ गया एकदम। मजा तो बहुत कहीं नहीं। अच्छा वर्मा जी एक बात बताइए, आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लाए? अरे ये फिर हमारी बीवी, ये इनको हमारी बीवी मिलती है। अरे क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, बहुत पसंद है, अभी कल ही ऑफिस में बता रहे थे। अच्छा अरे भाई क्या झूठ बोल रहे हो यार। यार देखो ऐसे आजाद पंछी की तरह घूमता हूँ, वैसे उसको भी साथ लेके चलो, है कि नहीं? मैंने सही सुना है, लगता है आप अपनी बीवी से डरते हैं। डरते नहीं है भैया, शर्माते हैं ये। कुछ भी हो शाम। अच्छा स्नैक्स बहुत लजीज। अच्छा एक बात तो है, सर ऑफिस में इतना बिजली बिहेव करते हैं और यहाँ तो जैसे लगता है हमारे लंगोटिया याद हो। सही बोले हो। अरे शामनाथ, ये ऑफिस का अलग बिहेवियर होगा। अब जहाँ वैसे वहाँ पर, अब यहाँ वैसे थोड़ा रहेंगे। अरे सुना है आप गाने बहुत अच्छा गाते हैं। अरे क्या बात है, बहुत हमने भी सही सुना है। सुना है, बहुत भाई, जबरदस्त भाई। गाते हैं। अरे यार इतने लोगों के सामने मैंने कभी नहीं गाया। अरे यार गा दो ना। अरे सुना दो। अगर अच्छा, आप वर्मा लोग इतनी जिद कर ही रहे हैं तो कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ- वाह अमा भैया शुरू सुनाने तो दो पहले। अरे अब छोड़िए। अरे यार भाई 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 अगर नहीं होती तो जरूर गाते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही पकड़े हो। हमेशा टाइम पे फिसल जाते हैं। अरे भाभी जी को शर्मा जी अब नेक्स्ट टाइम लेते आइए। सर के लिए खाने का पूरा इंतजाम करो। बिल्कुल। और गर्मा गर्म खाना रखवाना। हाँ। बेचारी। मिस्टर श्यामनाथ, मिस्टर श्यामनाथ, माँ माँ माँ, क्या कर रही हो? अंदर जाके सो जाके। नमस्ते। नमस्ते करो। अरे माँ ये वाला हाथ नहीं, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाते हैं। हाउ डू यू डू? खैरियत से हैं? अच्छे। हाँ हम खैरियत से हैं, अच्छे हैं। हाउ डू यू डू? हाउ डू डू। सर माँ गांव की है ना सर, इसलिए। सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं।
फिर तो तुम्हारी माँ गांव का नाच और गाना भी जानती होगी। जी सर, माँ को बहुत सारे गाने आते हैं। माँ, सर को एक गाना सुना दो। हम कब गाए बेटा गाना? हमको गाना नहीं आता। अरे माँ, सर ने इतने रीच के कहा है, बुरा मान जाएंगे। अरे बेटा, हमको गाना नहीं आता। वाह, कितने सारे गाने आते हैं तुम्हें, कोई टप्पे सुना दो। माँ, छल्ला छाप की मोनरिया मोना गिनवा से जड़ी। छल्ला छाप की मोनरिया मोना गिनवा से जड़ी। मनमा बोल रहा मोरैला बोलिया बोले सुगनी। वाह। अच्छा, पंजाबियों की दस्तकारी क्या है? सर बहुत कुछ है। सर, मैं आपको उन चीज़ों का एक सेट गिफ्ट करता हूँ। नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? सर, लड़कियाँ गुड़िया बनाती हैं और फुलकारी। फुलकारी क्या? माँ, फुलकारी ले आओ। ला। सर, ये पुरानी है सर, मैं सर आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी सर। बूढ़ी आंखें अब कहाँ देख पाएंगी बेटा? सर, माँ बना देगी सर, वो जरूर बना देगी सर, वो बहुत बना देगी सर। धन्यवाद। जब मेहमान बैठ गए और सबकी नजरें माँ पर से हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपने कोठरी में चली गई। कोठरी में बैठने की देर ही थी कि माँ के आंखों से आंसू छल छल बहने लगे। माँ उन्हें दुपट्टे से बार बार पोंछती, मगर आंसू बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों पुराना बांध तोड़कर उमड़ आए हैं। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिराई होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें मूंदी, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह थमने में ही ना आ रहे थे। अरे माँ, कमाल हो गया माँ, कमाल हो गया। बॉस तुमसे इतना खुश हुआ माँ, बॉस तुमसे बहुत खुश हुआ माँ। बेटा, मुझे हरिद्वार भेज दो। मैं तो तुमसे कब से कह रही हूँ। अरे फिर नया राग लगा दिया। मतलब तुम चाहती हो कि दुनिया वाले कहें कि मैं अपनी माँ को पाल नहीं सकता? नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा बन पड़े वैसे रहो। हमें जो खाना पहनना था खा पहन लिया, बाकी की जिंदगानी भगवान का नाम लेकर हरिद्वार में बिताना चाहती हूँ। बेटा, मुझे हरिद्वार भेज दो। और फुलकारी कौन बनाएगा? तुम्हारे सामने साहब से इकरार किया मैंने। बूढ़ी आंखें अब कहाँ फुलकारी बना पाएंगी। तुम नई फुलकारी बाजार से ले लो और उसे अपने बॉस को गिफ्ट कर दो बेटा। मतलब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानते नहीं कि सर खुश होकर मुझे तरक्की मिलेगी? बॉस बोला है तुम्हें तरक्की मिलेगा, तुम्हें तरक्की देगा बॉस। कहा था, वो तो ये भी कह रहे थे कि तुम्हारी माँ बनाएगी तो मैं देखूंगा आके। मुझे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर ही बन सकता हूँ। तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही नहीं मिल जाएगी, जब फुलकारी बनेगी, वरना उसकी खिदमत करने वाले बहुत हैं। मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा वैसा बना दूंगी। हमारे बबुआ को तरक्की मिलेगी, बॉस हमारे बबुआ को तरक्की देगा। मैं बना दूंगी बेटा, बना दूंगी, तरक्की मिलेगी।
इनका कैसा है गणेशी? घरवाली ने रात का खाना बांध दिया बाबूजी। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। कुछ ज़रूरत हो तो लिखना, पर हाँ इस अगहन तक बिटिया शादी कर दो। अब आप लोग सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा। आप यहाँ रहते तो शादी में हौसला रहता। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वो रिटायर होकर घर जा रहे थे। इन सालों में ज्यादातर समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले घरों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वो अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वो अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। दुनिया की नजरों से उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था और बड़े बेटे अमर और बेटी कांति की शादियां कर दी थी और एक लड़की पढ़ रही थी। गजाधर बाबू नौकरी के कारण हमेशा छोटे स्टेशनों पर रहे और उनकी पत्नी तथा बच्चे शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत ही स्नेही व्यक्ति थे। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर पत्नी और बच्चों के साथ हंसते खेलते। उन सबके चले जाने के बाद उनके जीवन में एक गहन सूनापन भर उठा। माँ, तेरे पैरों का दर्द कैसा है आज? ठीक ही है बेटा, अब बुढ़ापे का शरीर है। माँ, आज ये छुट्टी का दिन, सचमुच बहुत मजा आ रहा है। नहीं तो रोज वो बॉस की किटकिट से इतना मन उब गया है माँ। क्यों भैया? अरे रोज नए नए काम दिया करता है, कभी ये करो कभी वो करो, हद है एकदम। अच्छा बस करिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। भाभी मेरे लिए भी। हाँ हाँ तेरे लिए भी। माँ, वो बॉस तो है ही है, उसके ऊपर से वो राकेश। अरे माँ, उसकी नई नई शादी क्या हो गई, हर वक्त अपने वाइफ की बातें। आज मैंने वाइफ को ये दिया वो किया, अभी क्या हुआ? ये ले अम्मा तेरी गरम गरम चाय। अभी कल उसने एक साड़ी खरीद के दे दी अपने वाइफ को, ठीक है? उसके बाद सारा दिन मेरा सर खाया। राकेश की बातें ना शुरू हो गए, राकेश की बातें। लो माँ, जानती थी। इन्हें बहुत पसंद है राकेश। मेरे साथ क्यों हो, उन्हीं के साथ चली जाओ। भेज दीजिए, जब देखो माँ तब लड़ने बैठ जाते हैं ये। तुम लोग बच्चों की तरह से लड़ना कब बंद करोगे? माँ, ये हमेशा मुझे राकेश की बातें करती है। कभी कहे कि राकेश से ये सीखो, राकेश से वो सीखो, राकेश ऐसा करता है, राकेश वैसा करता है। क्यों माँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबूजी। बसंती, मुझे भी चाय देना। तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? बस आती हूँ। बिटिया, चाय फीकी है। लाइए और चीनी डाल दूं? रहने जब तुम्हारी माँ आएंगी उन्हीं के साथ पी लूंगा। अरे आप अकेले बैठे हैं? ये सब लोग कहाँ चले गए? अपने अपने काम में लग गए, बच्चे ही हैं। सारे घर में झूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म कर्म कुछ है नहीं। पूजा करके सीधे चौके में घुसो। रघु, ओ रघु, बहू ने भेजा होगा बाजार। सारा दिन इसी किचकिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई। कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या करती है? पड़ी रहती है। और बसंती को तो कॉलेज जाना होता है। बसंती, हाँ? आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर। सुबह खाना तुम्हारी भाभी बना दिया करेगी। पर बाबूजी मुझे पढ़ने भी तो जाना रहता है। तो सुबह पढ़ लिया करो। अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, अब उनमें वह शक्ति कहाँ बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों को मिलकर घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। अरे पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। और लगे कैसे, उसीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, सारा वक्त वहां घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करो तो सुनती नहीं।
बाबू बैठक में चले गए, घर लौटे थे और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। उनकी पत्नी के पास एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा हुआ था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सी से बांध रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े पड़े थे। बीच में एक अलगनी बनी थी जिस पर हमेशा बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वो भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा बेटे अमर और बहू के पास था। उनकी पत्नी को जब कभी कोई लंबी शिकायत करनी होती तो बैठक को चटाई में डाल पड़ जाती थी। एक दिन वो चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बात छेड़ी। वो घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसे कुछ कम आएंगे, खर्चे कम कर देने चाहिए। सभी खर्च वाजिब वाजिब तो हैं, न मन का पहना न ओढ़ा। हमें कमी किस बात की अमर की माँ? घर में बहू हैं, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपये से ही आदमी अमीर नहीं होता है। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से। आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है। अंदर से गिरा क्या ये थी मेरी पत्नी, जिसके हाथों कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद मैंने संपूर्ण जीवन काट दिया? लगा लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो सी गई है। और उसके जनाब जो स्त्री है वो मेरे मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। देखा बहू को? चौका खुला छोड़ा ही थी। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी? एक तरकारी 4 पराठे बनाने में घी का सारा डिब्बा उड़ेल के रख दिया। जरा सा भी दर्द नहीं है। कमाने वाले हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लुटे। मुझे तो पता था ये सब काम किसी के बस का नहीं है। भैया, मैं ये खाना नहीं खा सकता। तो ना खाना। तुमसे खाना बनाने के लिए किसने कहा? बाबूजी ने। बाबूजी को भी बस बैठे बैठे यही सब सोचता है। इतनी बड़ी लड़की हो गई है, खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती। कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर। कोई जरूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो। अरे क्या कह दिया बसंती से? मुंह लपेटे पड़ी है। गुस्सा है क्या? हाँ। लड़की की मिजाज तो देखो, जाने को मना कर दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। अमर भी अलग होने की बात कर रहा है। क्यों? अमर और उसकी बहू कह रहे थे कि बाबूजी हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं। कोई आने जाने वाला हो तो बिठाने की जगह नहीं। आप उसे अभी भी बच्चा ही समझते हैं और मौके पे मौके टोक देते हैं। हमारे रिटायरमेंट हो के आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को भी कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का यहीं अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आ जाता था।
बसंती को भी यही सब अच्छा लगता था। अमर से कहो घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं। गजाधर बाबू अपना कोट उतार कर कोट टांगने के लिए दीवारों में न दौड़ाते हैं। अलगनी कुछ कपड़े हटाकर कोट को एक किनारे टांग देते हैं और बिना कुछ खाए पिए ही चारपाई पे लेट जाते हैं। कुछ भी कहो, तब तो आखिर बूढ़ा ही था। वे रोज सुबह शाम टहलने निकल जाया करते थे और आते ही थक जाते थे। गजाधर बाबू का अपना खुला हुआ बड़ा सा क्वार्टर याद आता है। निश्चित जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर तूफान और डाक गाड़ी की चिंगनोट की आवाज़, पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशनों की चहल पहल, चीर परिचित चेहरे। सेठ राम जी मल की कुछ लोग उनके पास आकर बैठा करते थे। वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। उन्हें ये जीवन अधूरा अधूरा सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा जिंदगी ने उन्हें ठग दिया और वो जैसा चाहते थे उसमें से एक बूंद भी उन्हें ना प्राप्त। यदि उनके बच्चों के जीवन में उनके लिए कोई स्थान नहीं, तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। अमर मांगने आया तो बिना कारण पूछे ही उसे पैसे दे दिए, और बसंती काफी अंधेरा होने के बाद भी पड़ोस में रही तो उसे भी कुछ नहीं कहा। उन्हें सबसे बड़ा गम इस बात का था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें आए किसी परिवर्तन को नहीं देखा। वो मन ही मन कितना भाड़ हो रहे हैं, इससे वो अनजान बनी रही, बल्कि उन्हें अपने पति के घर के मामलों में हस्तक्षेप ना करने के कारण शांति ही थी। ठीक ही है, आप बीच में मत पड़ा करिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। कितना कामचोर हो गया ये रघु। बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। नौकर का खर्च फिजूल है। काम छोटा मोटा घर का काम है, 2 मर्द हैं, कोई भी कर सकता है। रघु, ओ रघु, आज तुम अपना हिसाब कर लो, कल से आने की कोई जरूरत नहीं। रघु, रघु, रघु नहीं है। कहाँ गया? बाबूजी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? कहते हैं घर का खर्च बहुत है। अम्मा, तुम बाबूजी से कुछ कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकरी छुड़ा दिया। अगर बाबूजी ये समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ माँ, अगर बाबूजी को ये लगता है कि मैं कॉलेज जाऊँ, कॉलेज से आके झाड़ू पोछा लगाऊं, तो ये सब मेरे बस की भी बात नहीं। अरे बूढ़े आदमी हैं, घर में पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? और कुछ नहीं सूझा तो तेरी बहू को ही चौके भेज दिया। वो हो गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बना कर रख दिया। मुझे सेठ राम जी मल की मिल में नौकरी मिल गई है। उन्होंने तो मुझसे पहले ही कहा था, पर मैंने मना कर दिया था। सोचा परसों तक तुम लोग से दूर रहने के बाद अवकाश पाकर तुम लोग के पास रहूँगा। खैर, कल जाना है, तुम चलोगी? मैं चलूंगी तो यहाँ क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। मैंने तो ऐसा ही कह दिया था। ठीक है, तुम यही रहो।
पद्मा की प्रतिभा की प्रशंसा सुनकर उसके पिता मजिस्ट्रेट रामेश्वर शुक्ला उसके उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं किया करते थे। योग्य वर्ग के अभाव में उसका विवाह तक रोक रखा था। पूरे सूबे में पद्मा ने मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया था। अब पद्मा काशी विश्वविद्यालय के कला विभाग में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। गर्मियों की छुट्टियां हैं, लखनऊ घर आएगी। पहले से अब पद्मा का रंग रूप, चलन चितवन और बात करने का तरीका सब कुछ बदल चुका है। अरे सर ढक लिया कर बेहया होती जा रही है। पद्मा जी ये देख, कानपुर में एक नामी वकील महेश प्रसाद त्रिपाठी है। ये दूसरा, ये लड़का बीएचयू से बीटेक में इस साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। तेरे पिताजी को मैंने भेजा था, परसों ही देख के लौटे हैं। बताते हैं लड़का हीरे का टुकड़ा है, गुलाब का फूल है। बातचीत पूरी 10 लाख में पक्की हुई है। मैं तो पहले ही तेरे पिताजी से कहती थी कि तेरी शादी कर दें। वो ही तेरे पढ़ाई के विचार में पड़े थे। राजेंद्र बाबू मिलने आए हैं और पंडित जी कुछ जरूरी काम से बाहर बुला रहे हैं। चल आती हूँ। खुश रहो बेटा, बैठो, मैं अभी आ जाऊँ। राजेंद्र बाबू आइए, बैठिए। सब कुशल तो है? राजेंद्र, तुम उदास हो? तुम्हारी शादी हो रही है? राजेंद्र, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसमें हिमालय की तरह अटल हूँ। वो बैठक में बैठा है, वहीं आ जाइए। क्यों बेटा, इस साल तुम्हारा लॉ हो गया? जी। तुम्हारी शादी कब तक कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी, जानते हो? जी नहीं। तुम्हारा क्या विचार है? बस आप लोगों से आज्ञा लेकर विदा होने के लिए आया हूँ। लंदन भेज रहे हैं पिताजी। अच्छा, बैरिस्टर होने की इच्छा है? जी। तुम साहबन के लंदन से आना और सासी गोरी मैम भी लेते आना। मैंने निश्चय कर लिया और जुबान भी दे चुके हैं। इस बार तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन मैंने भी निश्चय किया है, जब तक डिग्री नहीं प्राप्त कर लूंगी तब तक शादी नहीं करूंगी। मैं मजिस्ट्रेट हूँ बेटी, अब तक अकल की ही पहचान करता रहा हूँ। शायद इससे ज़्यादा सुनने की तुम्हारी इच्छा ना होगी। राजेंद्र जब आया तुम्हारी माँ को बुलाकर मैंने नौकर को जीने पर भेज दिया था, एकांत में तुम्हारी बातें सुनने के लिए। मैं हिमालय की तरह अटल हूँ राजेंद्र, तो मैं भी वर्तमान की तरह सत्य और दृढ़। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम कुल की कलंक बनो। आप ये सब क्या कह रहे पिताजी? चुप रहो। तुम्हें नहीं मालूम तुम ब्राह्मण कुल की कन्या हो, वो क्षत्रिय घराने का लड़का। ऐसा विवाह नहीं हो सकता। आप नहीं समझ रहे मेरे कहने का मतलब। मैं बातों का बनना 10 सालों से देख रहा हूँ। तू मुझे चलाती है, वो बदमाश। बस, इतना बहुत है। आप अदालत के अफसर हैं। अभी अभी आपने कहा था अब तक अक्ल की पहचान करते आए हैं। ये है आपकी अक्ल की पहचान? इतनी बड़ी बात आप राजेंद्र को उसके सामने कह पाएंगे? बताइए, हिमालय की तरह दृढ़ सुन लिया तो इससे आपने क्या सोचा? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं सब समझ गया। पिताजी आप गलती कर रहे हैं।
आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं बिना पूछे हुए बतलाकर कमजोर नहीं बनना चाहती थी। क्या अर्थ है, तू मुझे बता। मतलब ये, राजेंद्र को संदेह हुआ था मैं शादी कर लूंगी, जो पिताजी तय करके आए हैं। इसके लिए मैंने बोला था कि हिमालय की तरह अटल रहूंगी, ना कि इसके लिए कि मैं उससे शादी कर लूंगी। तो तू राजेंद्र को प्यार नहीं करती? प्यार करती हूँ। करती है? हाँ, करती हूँ, बस। और क्या पिताजी? प्यार भी करती है और मानती भी नहीं। अजीब लड़की है। चुप रहो। प्यार और शादी क्या एक बात होती है? शादी करने से होती है, और प्यार अपने आप ही। कोई किसी से प्यार करता है तो क्या उससे शादी भी करता है? पिताजी ने जब आपसे प्यार किया है तो क्या इन्होंने उनसे शादी भी कर लिया है? क्या देखा डॉक्टर साहब आपने? बुखार बहुत जोर का है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। शरीर की हालत भी अच्छी नहीं, और पूछने पर कोई जवाब भी नहीं देती। अरे कल तक तो अच्छी भली थी, और आज अचानक इतनी तेज बुखार। ये मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इससे शरीर की हालत अच्छी रहेगी। जी ठीक है, और थोड़ी सी बर्फ मंगा लीजिएगा। अभी 104 डिग्री बुखार है, बर्फ डालकर सिर पर रखिएगा। जब 101 तक आ जाए तब कोई ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। अब ये दूसरा फसाद खड़ा हो गया। ना कुछ कहते बनता है ना करते। अरे मैं तो कौम की भलाई चाहता था, लेकिन खुद ही अब नटकों का सरदार हो गया। अरे हम लोगों में अभी तक ये बात तो ना थी कि ब्राह्मण की लड़की का किसी क्षत्रिय लड़के से विवाह होता। हाँ, ऊंचे कुल की लड़कियां ब्राह्मणों के नीचे कुल में गई हैं, लेकिन ये सब आखिर कौम में ही तो हुआ है। तो अब क्या किया जाए? जज साहब से ही इसकी बचत पूछूंगा, मेरी अक्ल अब और नहीं पहुंचती। अरे छीटा, ओ छीटा। जी साहब। जज साहब से मेरा नाम लेकर कहना, जल्द बुलाया है। और राजेंद्र बाबू को भी बुला लाऊं? नहीं नहीं। वहाँ तबीयत और खान पान का खास ख्याल रखना होगा। वहाँ की हवा बड़ी सर्द है। जी बाबू। वैसे भी खान पान में तुम बड़े ढीले हो। बाबू जी आप परेशान नहीं है, मैं अपनी सारी। कैसे आया छीटा? हुजूर को सरकार ने बुलाया है और कहा है जल्दी आने के लिए कहना। क्यों? बिटिया रानी बीमार हैं, डॉक्टर साहब आए थे। और हुजूर। और क्या? चलो बेटा देखिए क्या बात है। अरे जज साहब, आइए बैठिए। बेटा, पद्मा को बहुत तेज बुखार आ गया है, जाओ देख लो जाकर। तब तक मैं जज साहब से कुछ बातें कर लेता हूँ। पद्मा। राजेंद्र। अरे आज ही तुम्हें एकाएक बुखार कैसे आ गया? अभी कल तक तो तुम ठीक थी।
तुमने बुखार देखा बेटा? जी 103 डिग्री है। ठीक है, आज तुम यहीं रहोगे, मैंने रामेश्वर जी से कह दिया है। कब तुम्हें जाना है यहाँ से? परसों ना? जी। कल सुबह घर आकर बताना कि पद्मा की हालत कैसी रहती है। रामेश्वर, मेरे ख्याल से डॉक्टर की दवा करने की कोई जरूरत नहीं। अब जैसा आप समझे। और आप घबराइए मत, आप पे समाज का भूत सवार है। तीन साल बीत गए, पद्मा के जीवन में आज भी वैसा ही आलोक भरा हुआ है। वो रंग, रूप, विद्या और ऐश्वर्य की भरी नदी है। अब पद्मा MA क्लास में पढ़ती है, वो सभी कुछ है, लेकिन पिता रामेश्वर नहीं। मरने से पहले उन्होंने पद्मा को पत्र में लिखा था, मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन तुमने मेरी एक भी इच्छा पूरी ना की। शायद मेरा शरीर न रहे, लेकिन मेरी एक बात मानकर चलना, राजेंद्र या किसी अपर जाति के लड़के से शादी मत करना, बस। इसके बाद से पद्मा के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। उसके जीवन की धारा ही पलट गई। जिस गति के विचारों ने उसके पिता को इतना दुर्बल बना दिया था, उसी जाति की बालिकाओं को अपने ढंग से शिक्षित कर वो अपने पिता के दुर्बल विचारों से प्रतिशोध लेने का निश्चय कर चुकी थी। पद्मा, राजेंद्र, तुम यहाँ कैसे? और हिंदुस्तान कब आए? वकालत में जी नहीं लगता पद्मा, बड़ा ही नीरस व्यवसाय है, बड़ा ही बेदर्द। और तुम? मैं भी लड़कियां पढ़ा रही हूँ। तो तुमने शादी तो कर लिया होगा? हाँ, की तो है। किसके साथ? लिली के साथ। लिली के साथ? अरे तुम्ही ने तो कहा था विदेश जाना और गोरी मेम लेकर आना। अरे यही तुमने अंग्रेजी में किया है। लिली के माने? लिली के माने? अरे लिली के माने पद्मा। कुछ लोग दार्शनिक होते हैं और कुछ लोग दार्शनिक दिखते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो दार्शनिक हो वह दार्शनिक ना दिखे, या जो दार्शनिक दिखे वह दार्शनिक ना हो। लेकिन आमतौर से होता यही है कि जो दार्शनिक होता है वह दार्शनिक दिखता नहीं, और जो दार्शनिक दिखता है वह दार्शनिक होता नहीं। राम गोपाल जिस समय बंबई नगर के दादर मोहल्ले के एक ईरानी होटल में गर्मी की दोपहरी में बिजली के पंखे के नीचे एक प्याला चाय के साथ पावरोटी के टुकड़े को गले से नीचे उतार कर अपनी भूख शांत करने की कोशिश कर रहा था, इस समय वो एक अच्छा खासा दार्शनिक दिख रहा था। बाल बिखरे हुए, माथे पर शिकन, आंखों में चिंता की झलक तथा बैठने के तरीके से व्यवस्था भरी लापरवाही। अगर इस समय उससे कोई ये कह देता कि वह दार्शनिक है तो यकीनी तौर पे झुंझलाहट के साथ वो यही कहता कि आपकी बला से, और फिर बिना दूसरा शब्द कहे अपने काम पर जुट जाता। पावरोटी को गले से नीचे उतारने में रामगोपाल को मेहनत पड़ी। शायद सुस्ताने के लिए उसने अपना पर्स निकाला। 1500 के नोट और 7 गिलट के रुपए, इतनी जमा पूंजी अभी उस पर्स में मौजूद थी। रामगोपाल ने अपने पर्स की हर एक चीज़ को निकाला। जो गिनने की थी उन्हें गिना, जो देखने की थी उन्हें देखा, तथा जिन पर उसे सोचना था उन पर सोचना आरंभ कर दिया। अरे वो तो राम गोपाल मालूम पड़ते हैं। अकेले अकेले चाय पी रहे हैं, हम लोगों को क्या देखेंगे यार। अरे पंडित जी आइए आइए शंकर जी, क्या हाल है? दो पहले चाय। कहो भाई, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहीं कोई काम वाम मिल गया क्या? नहीं यार, अभी तो नहीं मिला, रखो। वो वैश्यमा कंपनी के डायरेक्टर को तो जानते हो ना? हाँ हाँ। अरे वही मिस्टर कमानी, कल मिले थे मुझको शाम को, बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले। गले में हाथ डालकर बोल रहे थे तुम्हें अगली फिल्म में विलन का रोल दूंगा, वादा कर लिया। तुम्हें विलन और मुझे हीरो। मुझसे भी वादा किया।
तुमको हीरो बनाने का वादा किया है? सच कह रहे हो? अरे छोड़ो भी, लोगों के वायदों पर लड़ना झगड़ना बेकार है। इतना अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे देखो, पूरे 2 साल हो गए मुंबई आए हुए, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। बस पड़ा हूँ उम्मीद पर। कब तक? आखिर कब तक ऐसा चलेगा यार? पास की रकम भी लगभग खत्म हो चुकी है, होटल का बिल चढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। तुम मेरी सलाह मानो तो ये होटल छोड़ दो और एक कमरा किराए पर ले लो, और जब तक कमरा ना मिले तुम हम लोगों के साथ रह सकते हो। अभी 4 हैं, आगे चल के 5 हो जाएंगे। आराम से रहोगे और पैसों की बचत भी होगी। यार बात तो तुम बिल्कुल सही कहते हो। अभी होटल का 200 रुपये रोज देता हूँ, इस हिसाब से 6000 की महीने की बचत तो मेरी ऐसी ही है। 6000 नहीं बल्कि 4000 की, क्योंकि पांडे के रूम पर रहने पर तुम्हारा हिस्सा 2000 रुपये महीना आएगा। 4000 ही कम है क्या? पांडे का पूरा नाम था रविशंकर पांडे। लखनऊ से बीए करने के बाद जब उसके पिता ने उसकी शादी जमींदार की लड़की से तय की, वो भी 10 लाख के दहेज पर, तभी पांडे बिना किसी को बताए बंबई रवाना हो गया, क्योंकि जिस लड़की के साथ उसकी शादी हो रही थी वो बदशक्ल और गंवार दोनों ही थी। पांडे ने फिल्में देख रखी थी, फिल्मों की हीरोइनों से मिलकर उनमें किसी एक से शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। पांडे दिखने में तो बुरा ना था, और ना ही उसके पिता के पास धन की ऐसी कोई खास कमी थी। उसे अपनी निजी योग्यता और प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। बंबई जाकर धीरे धीरे उसे निराशाओं का सामना करना पड़ता है। हर निराशा के साथ उसका जोश ठंडा पड़ने लगता है। ना तो उसे प्रेमिका मिलती है और ना ही अपनी योग्यता दिखाने का कोई मौका। पास की रकम भी अब पांडे के पास लगभग खत्म हो चुकी थी। पिता ने अधिक पैसे देने से भी मना कर दिया था, ये सोच के कि पांडे घर आ जाएगा। पर पिता शायद अपने पुत्र के जिद्दी स्वभाव से परिचित नहीं थे। कदम उठकर पीछे नहीं पड़ता। सूरमा अगर लड़ेगा नहीं तो मोर्चे पर खड़े होकर अपनी जान दे देगा। कुछ ऐसे ही विचार थे पांडे के। बहुत दौड़ धूप करने के बाद उसे एक फिल्म कंपनी में एक्स्ट्रा का काम मिलता है, जहाँ बेचारे को पैसे बहुत कम मिलते हैं। लिहाजा अपना खर्च पूरा करने के लिए वो अपने कमरे में किराएदारों को बसा लेता है। सिंह का पूरा नाम जसवंत सिंह, और वो आगरा जिले का रहने वाला था। सिंह को गाने का बड़ा शौक था, और उससे ज़्यादा उसके आगरा वाले मित्रों को यह विश्वास था कि सिंह अगर किसी दिन किसी फिल्म कंपनी में पहुंच जाए तो उसकी प्रतिभा चमक उठेगी और उसका भाग्य खुल जाएगा। अब दोस्तों की राय सुनते सुनते सिंह की भी यही राय हो गई। 22-23 साल का नवयुवक, दुनिया का उसे तजुर्बा ना था। एक दिन दोस्तों ने उसे लाद दिया मुंबई के लिए। मुंबई पहुंचकर उसने देखा कि यहाँ तो हर जगह सिफारिश चलती है। कई जगह गया, अपने गाने सुनाए, लोगों ने उसकी तारीफ भी की, लेकिन फिल्म कंपनी में जो काम उसे ना मिलना था सो ना मिला। हाँ, एक आध ट्यूशन उसने जरूर पकड़ लिए, और ये सोच करके कि निकट भविष्य में उसको काम जरूर मिल जाएगा, उसे ट्यूशन से ही संतुष्ट होना पड़ा। एक दिन जब सिंह एक फिल्म कंपनी के दरबान से गिड़गिड़ाकर भीतर घुसने की सिफारिश कर रहा था, उसकी मुलाकात पांडे से हो गई। पांडे ने उसकी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद पांडे को उस पर दया गई, और फुटपाथ पर सोने वाले उस आदमी को पांडे ने अपने घर में आश्रय दिया। और बाद में जब सिंह को कुछ कामकाज मिला तो वो पांडे को किराए का हिस्सा भी देने लगा। ये है मिस्टर राम गोपाल, और आज से ये हम लोगों के साथ में रहेंगे। और तुम्हारे किराए का हिस्सा जो 3000 रुपये था ना, वो घट करके अब 2500 रुपये रह जाएगा। एक कमरे में 5 आदमी? नॉनसेंस। ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो फिर आप ये कमरा छोड़ सकते हैं। आप कौन होते हैं नीचे बोलने वाले? ये घर पांडे का है, जो बोलना है पांडे बोलेगा। मैं बोलने वाला इसलिए होता हूँ कि मैं भी कमरे का किराया देता हूँ हर महीना। आपकी तरह नहीं कि 3 महीने से टरका जा रहे हैं। हाँ, तो नहीं है तो नहीं देता, और जब पैसे होते हैं तो पांडे के पास पहुंच जाते हैं। और इसमें तुम्हारे बाप का क्या? अरे छोड़ो, पांडे समझा लो इन्हें, वरना किसी जान से मार देंगे हम। मिस्टर वर्मा 30 साल के कद्दावर से आदमी थे। करीब 5 साल पहले मुंबई आए थे एक अंग्रेजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर होकर। यारबाज आदमी थे, किस कदर दमंग थे। एक दिन उन्होंने और उनके अंग्रेजी मैनेजर ने साथ साथ पी, और जी खोल कर पी। पीने के बाद उनमें और उनके मैनेजर में बातचीत आरंभ हुई। बातचीत ने वाद विवाद का रूप धारण कर लिया, और वाद विवाद ने लात जूतों का। मिस्टर वर्मा हाथ पैरों से अपने मैनेजर से तगड़े थे, तो उन्होंने अपने मैनेजर को अधमरा कर दिया।
और दूसरे ही दिन नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। नौकरी से निकल जाने के बाद मिस्टर वर्मा को ये अनुभव हुआ कि नौकरी के माने होती है गुलामी, और उनमें कुछ राजनीतिक चेतना भी जागृत हुई। उनके पास जो कुछ भी रकम थी उन्हें बहू बच्चों को देकर उन्हें अपने देश रवाना किया। वो व्यापार करने के लिए मुंबई में अकेले रह गए। फोर्ट एरिया में अपने एक मुलाकाती के दफ्तर में एक कुर्सी अपनी डलवा ली और कमीशन एजेंसी का कारोबार शुरू कर दिया। अपनी हैसियत बना रखकर ही वो अपना कारोबार चला सकते थे। हैसियत के माने होती है अच्छे सूट, कीमती सिगरेट और मौके पे मौके टैक्सी की सवारी। लिहाजा हैसियत बना रखने के लिए उन्हें खाने और पीने में किफ़ायत करनी पड़ी। पांडे को मिस्टर वर्मा लखनऊ से ही जानते थे, इसलिए वो पांडे के साथ रहने लगे। अभी कारोबार शुरू किए हुए करीब 6 महीना हुआ था और अब जाकर उन्हें इतना मिलने लगा था कि कर्ज लेकर काम ना चलाना पड़े। अरे सिंह, हाँ, तुमने मेरी टाई ली थी कल? अरे वही तो होगी, तुम्हारी खूंटी पर टांग दी थी। तो तुमने मुझे वापस क्यों नहीं की? मतलब जब तुम्हें चाहिए तो ले लोगे और फिर नवाबों की तरह फेंक दोगे। कमीने कहीं के। मैं बता दे रहा हूं, समझा लो इन लोगों को, अगर इनकी हैसियत नहीं तो मेरा सामान ना छुआ करे, लेकिन मांगेंगे और नहीं दोगे तो छुप के चुरा ले जाएंगे। मैं बता दे रहा हूं, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? तुमने मेरी टाई क्यों ली? तबीयत। अरे तो फिर बेटा मेरी भी तबीयत कर रही कि तुम्हारी आज अच्छी से धुनाई कर। अरे छबील दास टाई के छिन जाने से काफी दुखी हुए। बात यह थी कि पिछले कुछ दिनों पहले उन्हें उनका वक्त बदलने वाला था। बात यह थी कि पिछले कुछ दिनों पहले उन्हें सुशीला का पत्र मिला था और सुशीला ने उन्हें कल सुबह मिलने के लिए बुलाया था। सुशीला छबील दास के गांव बनारस की वैश्या की पुत्री। उन दिनों छबील दास विश्वविद्यालय में एमए कर रहे थे, राजनीति का भी रुचि के थे और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में भी उनके व्याख्यानों की, उनके चरित्र बल की, उनके व्यक्तित्व की धाक थी। सुशीला की मां ने सुशीला को उच्च शिक्षा दिलवाई। मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद उसने उसका दाखिला विश्वविद्यालय में करवाया। सुशीला की मां की संगी संबंधियों, मेली मुलाकातियों ने उसे यह बताया कि वैश्या की लड़की की समाज में कोई इज्जत नहीं है। ऐसी हालत में उसे उच्च शिक्षा देना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देने जैसा था। यह बात सुशीला की मां को समझ में आने लगती है और वो इस निर्णय पर पहुंचती है कि सुशीला को किसी भी प्रकार से कॉलेज से निकालकर इस पेशे में वापस लगा दिया जाए। सुशीला को इस बात की भनक पड़ जाती है और लगातार कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद वो इस निर्णय पर पहुंचती है कि उसे एक नेक, योग्य और समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसे सही सलाह दे सके। तभी एक शाम छबील दास का व्याख्यान राजनीति और समाज पर होता है। उस व्याख्यान को सुनकर वो उससे काफ़ी प्रभावित होती है। हिम्मत करके सुशीला ने छबील दास को अपनी कहानी सुनाई और उससे सलाह मांगी। सत्याग्रही किस्म के युवक छबील दास सुशीला को सत्य और दृढ़ता पर चलने की राह दिखाई। सुशीला को ऐसा लगा मानो उसे एक पथ प्रदर्शक, एक देवता, एक आराध्य मिल गया। सुशीला और छबील दास की दोस्ती बढ़ी। ये दोस्ती लोगों की नजरों में खटकी। इस दोस्ती की चर्चा छबील दास के चाचा लाला मलकू दास के कानों तक पहुंची। लाला मलकू दास की चौक पर परचून की एक बहुत बड़ी दुकान थी और उनकी गणना नाक वालों में होती थी। उन्होंने इस विषय पर छबील दास से बातचीत की। बातचीत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर जल्द ही रोकथाम नहीं की जाती तो लड़का वैश्या की लड़की से शादी कर लेगा। उन्होंने छबील दास के पिता साहब बुलाकी दास से इस मामले में बातचीत की। साहब बुलाकी दास बलिया जिले के महाजन, जिम्मेदार और न जाने क्या क्या थे। उन्होंने बीमारी का पत्र भेजकर छबील दास को घर बुलाया और ज़बरदस्ती छबील दास की शादी पास के जिम्मेदार की लड़की से करा दी। छबील दास के ससुर, जिनका डाकू होने का लोगों को शक था, छबील दास को एक धमकी दे डाली कि अगर भविष्य में सुशीला और छबील दास के संबंध में कोई शिकायत सुनी गई तो बनारस के बीच चौक पर नंगा करके मारूंगा। छबील दास के चचा को शायद इस बात का ज्ञान नहीं था कि छबील दास बहुत ही जिद्दी किस्म का लड़का है। एक तो वो अपनी जबरदस्ती वाली शादी से नाखुश था, ऊपर से उसके ससुर जो उल्टे सुल्टे दहेज के चक्कर में जैसे आग में घी का काम कर रहे थे। और बनारस लौटते ही छबील दास को सुशीला ने बताया कि उसकी माँ उसका पेशा किए बिना नहीं मानेगी। फिर क्या था, दोनों में तय हुआ कि बंबई चले और उसी रात दोनों बंबई के लिए रवाना हो गए। बंबई जाके सुशीला और छबील दास को यह पता चलता है कि हकीकत कल्पनाओं से कितनी क्रूर होती है। बड़े बड़े नेताओं के पास तो समय ना था, इनसे मिले और छोटे छोटे नेताओं ने दरपर्दा छबील दास को ठुकरा कर सुशीला को हथियाने की कोशिश करी। तब क्या था, छबील दास को एक दिन पता चलता है कि सुशीला
एक करोड़पति सेठ की रखैल बन गई। और जिस दिन सुशीला वहां चली गई उस दिन छबीलदास को पता चला कि वो इससे बहुत अधिक प्यार करने लगा था। सुशीला को इस प्रकार करोड़पति के रुपयों के लोभ में पड़कर उसको प्यार की ठुकरा देने से उसके हृदय में एक गहरी ठेस लगी। उसने 4-6 बार सुशीला से मिलने की कोशिश की, लेकिन सुशीला ने कोई ना कोई बहाना बनाकर मिलने से इनकार कर दिया। उसने कई पत्र लिखे, लेकिन किसी भी पत्र का कोई उत्तर ना मिला। छबीलदास सुशीला से मिलकर उसने बता देना चाहता था कि किस प्रकार उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। घर जाने की हिम्मत ना होती थी, क्योंकि डाकू ससुर की खौफनाक मूर्ति उसकी आंखों के सामने नाच उठती थी। पागल सा वह बम्बई की सड़कों की धूल छानता फिरता था। एक दिन सिंह उसी पार्क में सोया था जिस पार्क में छबीलदास सो रहा था। जब रात के समय माली ने इन दोनों को भगाया तब इन दोनों का परिचय हुआ। सिंह ने पांडे के यहाँ जाकर पाकर छबीलदास को अपने साथ ले गया और तब छबीलदास ने एक दफ्तर में क्लर्की कर ली। भाई मुलाकात हुई? हुई भी और नहीं भी हुई। पांडे ये तो पहलियां बजा रहे हैं। बात यह है कि जब मैंने उसके मकान की घंटी बजाई तो वो दरवाजे पर खुद आई। मुझे देखते ही चौंक उठी और उसने धीमे स्वर में कहा, अभी जरा 2-1 लोगों से कुछ ज़रूरी बात चल रही है, शाम को मिलना 5 बजे। जरूरी बात चल रही है। शाम के समय छबीलदास उससे मिलने पहुंचा। छबील, ओ छबील। हाँ छबील, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या बात है? इतना परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। बताओ तो क्या हुआ? सेठ हीरालाल ने मेरे जाली दस्तखत बनाकर बैंक से सब रुपए निकाल लिए। उसका दिवाला निकल गया है। मकान का किराया पिछले 3 महीने से नहीं दिया। मेरी समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मकान का किराया कितना? 1 महीने का 8,000 रुपए, 24,000 रुपए देने और मेरे पास 1 रुपया नहीं। छबील, लो इसे बेचकर कुछ अनाज लाना, घर में खाने को अनाज नहीं। सुशीला, मुझे अफसोस है कि मेरे पास रुपए नहीं है और तुम्हें ये दिन देखना पड़ा कि अपने गहने बेचो। भगवान की जैसी मर्जी, कल सुबह मैं रुपए ले आऊंगा। सुशीला की अंगूठी बिके, वो भी छबीलदास के हाथों। आज मेरी गरीबी और विवशता बुरी तरह कर रही है। वर्मा, हाँ कुछ बिजनेस बढ़ा? बड़ा क्यों नहीं, अभी 20,000 रुपए की पार्टी सेट हुई है। यार 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है, अगले हफ्ते वापस कर दूंगा। 25,000? ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी तुम्हें? भाई जीवन मरण का प्रश्न है,
कल सुबह तक मुझे 25,000 रुपये चाहिए ही। जीवन मरण का प्रश्न है, यानी कल तक तुम्हें 25,000 रुपये का इंतजाम करना ही करना है। यार मेरे पास तो भी पैसे नहीं है, वरना 25 क्या तुम 30 ले लो, 40 ले लो। और यार कल मुझे 15,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। एक सेठ को मुझे ले जाना है डिनर पे, और यार तुम्हें कल 25,000 रुपये का इंतजाम करना ही करना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न है। तो जैसे 25 वैसे 40। कल सुबह तुम मुझे 15,000 रुपये दे दो और एक हफ्ते बाद मुझसे 15,000 रुपये ले लो। आपका परिचय? अरे वर्मा जी, मैं आज ही से इस कमरे में रहने आया हूँ, इस नाते आपका पड़ोसी हुआ। वर्मा जी ने आपकी दास्तान सुनाई थी, काफी दिलचस्प है। आपकी भला से